हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 6 दैट इज फेडरलिज्म। ठीक है, तो क्लियर हुआ क्या पढ़ने वाले हैं। अब पढ़ने से पहले एक चीज़ जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये है कि अब किस तरीके से हमें रट्टाफिकेशन से दूर होके प्रैक्टिकल वे में थ्योरी को पढ़ना है। ठीक है, तो करना ये है आपको कि जो भी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं उसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स से समझेंगे। तो आप क्या करिएगा, एग्जाम्पल्स को रिलेट करिएगा और फिर जो भी आपका क्वेश्चन आ जाता है रिलेटेड चैप्टर से, तो आपको क्या करना है, इन एग्जाम्पल्स को ध्यान में रख के आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ। वैसे आप सभी लोग बहुत समझदार बच्चे हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे और ये चैप्टर आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और आ जाइए। तो जैसा कि बता ही दिया है, चैप्टर नंबर 6 है दैट इज़ फेडरलिज्म। ये वन शॉट वीडियो है। इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें आपकी दी गई हैं ये हम सब कुछ कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हम ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ आ सकती हैं, क्या चीज़ पूछी जा सकती हैं और फिर उस पर हम और अच्छे से फोकस करेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ों को आराम आराम से समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। एक सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि हम क्या क्या देखने वाले हैं और कैसा क्या चैप्टर में दिया गया है। अब सबसे पहले हमें हमारी बुक में ही बताया गया है कि पॉलिटिकल मैप को देखना है इंडिया 1947 और 2017 की। 2 पॉलिटिकल मैप दिए गए हैं। ठीक है, तो इस अगर पॉलिटिकल मैप पे हम आते हैं तो उससे पहले आप खुद बताइए, क्या आपको कुछ चेंजेस लगते हैं पॉलिटिकल मैप में अगर हम 1947 का मैप देखें और 2017 का। आप लोग सुनते मतलब रहते होंगे कि ये चेंज हो गया है, ये बाउंड्री चेंज हो गई है, ये नेम चेंज हो गया है, ऐसी तरह तरह की चीज़ें हम सुनते रहते हैं। तो यही चीज़ इन्होंने बताई है कि एक पॉलिटिकल मैप पे अगर हम देखें इंडिया के, तो 1947 से 2017 पे क्या चेंजेस हुए हैं। फेडरलिज्म से आपको समझ में तो थोड़ा थोड़ा आ ही रहा होगा कि हाँ कुछ फेडरल पावर की बात करने वाले हैं, और क्वाजी फेडरलिज्म जैसे कि हम इंडिया में बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ऐसी बहुत सारी आपको क्यूरियोसिटी होगी कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ेंगे, इस चैप्टर में एक्चुअल में दिया क्या है ना। जैसे नॉर्मली अगर हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा एग्जीक्यूटिव तो एग्जीक्यूटिव के बारे में होगा, जुडिशियरी तो जुडिशियरी के बारे में होगा। अब फेडरलिज्म में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो आइए हम समझते हैं। मैप पे जाने से पहले इसमें कुछ ड्रामेटिकली चेंजेस दिखेंगे हमको। बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स चेंज हुई हैं, ये भी दिखेगा, नेम ऑफ स्टेट्स चेंज हुए हैं और नंबर ऑफ स्टेट्स भी चेंज हुए हैं। देखिए, इस तरीके का कुछ मैप दिया गया है हमारी बुक में। अब अगर हम देखें थोड़ा सा, तो जैसे कि यहाँ यूनाइटेड प्रोविंसेस दिया हुआ है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश आ गया है। और फिर जिस तरीके से हम महाराष्ट्र में देखते हैं तो हमें बॉम्बे दिखता है। सेंट्रल प्रोविंसेस यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो इस तरीके के काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। ठीक है, ये चेंजेस हैं। अब अगर इसी मैप को ध्यान में रखते हुए हम देखें तो ऐसे समझो कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस टाइम पे नंबर ऑफ प्रोविंसेस थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज की थी। किस चीज़ के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। मतलब कि शासन तो सब जगह कर रहे हैं, अब एक साथ तो सब जगह कैसे करेंगे, तो इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे प्रोविंसेस बनाई थी एडमिनिस्ट्रेशन ताकि अच्छे से कर सके। और फिर उसके बाद थे प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स तो प्रिंस से समझ लो कि ये किससे संबंधित थे, राजाओं से ही संबंधित थे। तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे ये क्या हो जाते हैं, न्यूली इंडिपेंडेंट इंडियन यूनियन से मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ इस तरीके से फिर अब हमारा मैप है। ठीक है, तो प्रोविंसेस क्यों बनाई गई थी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी। प्रिंसली स्टेट्स क्या हो जाते हैं, न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स के साथ मर्ज हो जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस थी उनसे ज्वाइन हो जाते हैं। ये हम फर्स्ट मैप में देख रहे हैं। अगर हम फर्स्ट मैप पे आए तो इस तरीके से कुछ प्रोविंसेस जो हैं, प्रोविंसेस के साथ क्या हुआ, प्रिंसली स्टेट्स यहाँ पे आ चुके हैं। और फिर उसके बाद जो बाउंड्री ऑफ स्टेट हैं बहुत बार रीऑर्गेनाइज हुई हैं। तो वही दिया गया है कि सिंस देन बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स हैव बीन रीऑर्गेनाइज्ड मैनी टाइम्स।
यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आप ये मत कहना कि ये क्या स्टार्टिंग में हम क्यों देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट सुनना आराम से, ठीक है। अब अगर हम बात करें इस एंटायर पीरियड में सिर्फ बाउंड्री ऑफ स्टेट्स ही चेंज नहीं हुई हैं, बट कुछ केसेस में नेम भी चेंज हुए हैं। सुनते हैं ना हम कि यार पहले इस स्टेट का नाम ये था, अब ऐसा बोलने लगे हैं, पहले इस जगह का नाम ऐसा था, अब ऐसा बोलने लगे। तो बाउंड्रीज ऑफ स्टेट ही चेंज नहीं हुई हैं, नेम भी चेंज हुए हैं विशेष ऑफ द पीपल ऑफ दोज स्टेट्स के बेसिस पे या उनके अकॉर्डिंग। जैसे अगर हम बात करें तो मैसूर का नाम क्या हो गया? कर्नाटका, ठीक है। मद्रास का नाम क्या हो गया? तमिलनाडु। तो ये जो मैप है ये लार्ज स्केल चेंजेस बता रहे हैं, जो कि एक स्पैन ऑफ ओवर 70 ईयर्स में हुए हैं, 70 सालों में जो चेंजेस हुए हैं। इस तरीके से ये दोनों मैप हमें डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं या डिस्क्राइब कर रहे हैं। इस तरीके से ये दोनों मैप हमें स्टोरी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया बताते हैं। तो कैसे, ये डिस्कस करने के लिए यहाँ हम देखेंगे कि हम इस चैप्टर में एक्चुअल में क्या पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमें क्या नॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन आया होगा चैप्टर का नाम देख के, अरे फेडरलिज्म क्या है, तो वही क्लियर होगा, व्हाट इज फेडरलिज्म। फिर दूसरी चीज़, जैसा कि पॉलिटिकल साइंस है और कॉन्स्टिट्यूशन तो है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल प्रोविजंस कौन से हैं हम ये भी समझ जाएंगे। उसके बाद सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो भी इश्यूज होते हैं तो वो भी हम समझेंगे कि द इश्यूज इन्वॉल्व इन द रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, और स्पेशल प्रोविजंस कुछ स्टेट्स के लिए हैं हैविंग अ डिस्टिंक्ट कंपोजिशन एंड हिस्टोरिकल फीचर्स। ये सारी चीज़ें आपको ये वीडियो में जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ध्यान से सुनने के बाद क्लियर हो जाएगी और आपको सारी चीज़ें समझ आने लगेंगी, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या है। अच्छा, अगर फेडरलिज्म क्या है ये समझना है तो कुछ यहाँ पे अब एग्जाम्पल लेते हैं। यूएसएसआर एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड में मतलब सुपर पावर था, ठीक है, लेकिन 1989 के बाद ये सेवरल इंडिपेंडेंट कंट्रीज में ब्रेक हो जाता है। अभी यूएसएसआर आप पढ़ेंगे, क्लास 12 में आएंगे ना तो सब कुछ पढ़ेंगे उसके बारे में। अभी इतना समझो कि वर्ल्ड से सुपर पावर था यूएसएसआर। 1989 के बाद सेवरल इंडिपेंडेंट कंट्रीज में ये क्या हो जाता है, ब्रोकअप हो जाता है। तो इस तरीके से जो ऐसे क्वेश्चन मार्क आ रहा है आप लोगों को भी कि व्हाट इज फेडरलिज्म, ये अभी क्लियर होने वाला है, ठीक है। अब जो मेजर रीजन था यूएसएसआर का ब्रोकअप होने का कारण क्या था या ब्रेकअप होने का कारण क्या था, तो वो था एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा था, मतलब कि सभी चीज़ों को चलाने के लिए एक ऊपर सिर्फ कोई भी बैठा हुआ था और वो इन सबको चला रहा था, ठीक है। तो ये सेंट्रलाइजेशन के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे ये सेवरल कंट्रीज में बन जाता है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, पावर को क्या करके रखा गया था, कॉन्सेंट्रेट करके रखा हुआ था। और डोमिनेशन था रशिया का अदर रीजन्स पे इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस और कल्चर्स के साथ विद देयर ओन, जैसे कि अगर हम बात करें उज्बेकिस्तान की। तो इतनी सी बात समझ लो कि आप बताइए अगर आप लोगों के ऊपर कोई एक डोमिनेटिंग पावर आ जाए और आपको हर चीज़ कहनी है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, तो आप क्या करेंगे, फिर उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं अपोज करेंगे ना। तो इसी तरीके से कुछ रशिया में हुआ कि यूएसएसआर में हुआ, कैसे कि यहाँ पे पावर का सेंट्रलाइजेशन हो गया और उसके बाद रशिया क्या हो रहा था, यहाँ पे अदर रीजन्स के ऊपर डोमिनेटिंग हो रहा था, इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस और उनके कल्चर खुद के रहते थे यहाँ पे। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं उज्बेकिस्तान। कुछ अदर कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, पाकिस्तान, ये भी फेस कर चुके हैं डिवीजन ऑफ द कंट्री। कनाडा बहुत पास तक आ गया था टूटने की कगार पे, किस टाइम पे मतलब, और रीज़न क्या था, तो यहाँ पे रीज़न था एक तरफ थे इंग्लिश स्पीकिंग मतलब जो इंग्लिश बोलते थे, और दूसरी तरफ थे फ्रेंच स्पीकिंग रीजन्स ऑफ दैट कंट्री मतलब जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। अब इतने सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने के बाद कि बहुत सी कंट्रीज़ में देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं सेवरल इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बन गई हैं, तो इंडिया के लिए क्या ये मतलब अचीवमेंट नहीं है कि जो इंडिपेंडेंट नेशन की तरह बना,
1947 के पेनफुल पार्टिसिपेशन के बाद अभी भी इन 7 डिकेड्स में या इन 70 सालों में यूनाइटेड है ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये अचीवमेंट कैसे, मतलब व्हाट अकाउंट फॉर दिस अचीवमेंट, कैन वी एट्रीब्यूट इट टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस। क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो गवर्नेंस है उसका फेडरल स्ट्रक्चर है, इस वजह से यहाँ पे ये अचीवमेंट है। ठीक है, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर की बात कही गई है। जितनी भी कंट्रीज अभी हमने पढ़ी, यहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे फेडरेशंस थे। ठीक है, और फिर भी वो यूनाइटेड नहीं रह पाई। ठीक है, देयरफॉर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के अलावा, कि आपने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन तो अडॉप्ट कर लिया, आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तरह तरह के प्रोविजन लिख दिए। ठीक है, बट जो नेचर है, नेचर कैसा होगा फेडरल स्टेट का, सिस्टम का, या फिर प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म, कैसे आप फेडरलिज्म को एग्जिस्टेंस में लाएंगे, ये भी कहीं ना कहीं तक क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। कि जैसे कि अगर हम बात करें कि फेडरेशन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में ही लाना जरूरी नहीं है, उसका नेचर भी एक चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे, अब अगर हम बात करें फेडरलिज्म इन वेस्ट इंडीज, हमने क्रिकेट टीम सुनी है वेस्ट इंडीज, बट क्या वेस्ट इंडीज कोई कंट्री है? देखो, इंडिया की ही तरह वेस्ट इंडीज भी कॉलोनाइज्ड थी बाय द ब्रिटिश, मतलब कि ब्रिटिशर्स का यहाँ पे भी कॉलोनाइजेशन था। 1958 में वेस्ट इंडीज, जो फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज होता है, वो स्टार्ट होता है या फिर केम इनटू बीइंग। यहाँ पे क्या था, एक वीक सेंट्रल गवर्नमेंट थी और जो इकोनॉमी थी हर एक यूनिट की वो इंडिपेंडेंट थी। ठीक है, ये फीचर्स और पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स जो थे यूनिट्स के बीच में, इसकी वजह से फॉर्मल डिसोल्यूशन हो जाता है फेडरेशन का। कब? 1962 में। यहाँ पे ऐसे समझो कि कब मिली यहाँ पे, 1958 में फेडरेशन, और 1968 में हर एक यूनिट क्या थी, इकोनॉमी इंडिपेंडेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट वीक थी, और इन्हीं फीचर्स और पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स जो इनके बीच में थे, फॉर्मल डिसोल्यूशन होता है फेडरेशन का 1962 में। फिर 1973 में एक ट्रीटी होती है और इस ट्रीटी का नाम है चिगुआ रामास। ये इंडिपेंडेंट आइलैंड एस्टेब्लिशमेंट जो होता है, इसके थ्रू जॉइंट अथॉरिटीज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉमन लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट, कॉमन करेंसी एंड टू अ डिग्री अ कॉमन मार्केट, जिसका नाम था कैरिबियन कम्युनिटी। ठीक है, मतलब कि ये हुआ जैसे कि एक सेंट्रल में होती है पावर, अभी समझेंगे आराम से, आप जब इंडिया का के बारे में समझेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, जैसे मान लो ये सेंट्रल पावर है और उसके बाद ये छोटी छोटी यूनिट्स एक तरीके से वर्क कर रही हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो पावर थी ये तो वीक थी, ऐसे समझ लो, और जो इकोनॉमी थी हर एक यूनिट की वो इंडिपेंडेंट थी। ये सारी फीचर्स और पॉलिटिकल कंपटीशन था सभी यूनिट्स के बीच में, इसकी वजह से डिसोल्यूशन हो जाता है 1962 में। बट उसके बाद 1973 में ये एक ट्रीटी करते हैं, इंडिपेंडेंट आइलैंड इसमें इसके थ्रू इस्टेब्लिश होता है। जो इंडिपेंडेंट आइलैंड इस्टेब्लिश करते हैं क्या, जॉइंट अथॉरिटीज़, मतलब अब ये जो इंडिपेंडेंट आइलैंड्स हो गए हैं वो जॉइंट अथॉरिटी इस्टेब्लिश करते हैं। कैसे? एक कॉमन लेजिस्लेचर बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट बनाते हैं, कॉमन करेंसी बनाते हैं और एक कॉमन मार्केट भी बनाते हैं जिसका नाम होता है कैरिबियन मार्केट। ठीक है, कैरिबियन कम्युनिटी जो थी उसका भी कॉमन एग्जीक्यूटिव था, हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मेंबर ऑफ कंट्रीज भी क्या थे, मेंबर थे एग्जीक्यूटिव के। तो जो यहाँ पे ये हो गया था कि अब यूनिट एक साथ भी नहीं रह सकती हैं एक कंट्री की तरह, ना वो अलग अलग रह सकती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे क्या हो गई, कॉमन हो गई। अब आ जाते हैं हमारे भारत पे, इंडिया पे। ठीक है, तो इंडिया कैसी लैंड है, इंडिया इज अ लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल प्रोपोर्शंस है यहाँ पे और इमेंस डाइवर्सिटीज़ हैं। हमें बहुत सी डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं, चाहे हम नॉर्थ में चले जाएं, साउथ में चले जाएं, वेस्ट में चले जाएं, ईस्ट में चले जाएं, तरह तरह की डाइवर्सिटीज़ हमको इंडिया में देखने को मिलती हैं। अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो 20 मेजर लैंग्वेजेस हैं, मतलब 20 लैंग्वेज हैं भारत में, 20 भाषाएं बोली जाती हैं मेजर, और छोटी छोटी भाषाओं की अगर आप बात करोगे तो कम से कम 100 ऐसी भाषाएं हैं। सेवरल मेजर रिलीजन्स का घर है भारत,
ठीक है, इट इज़ द होम ऑफ सेवरल मेजर रिलीजन्स, कितने सारे रिलीजन्स हैं, ठीक है, सेवरल मिलियन इंडिजीनियस पीपल एक साथ रहते हैं, डिफरेंट मतलब रह रहे हैं इंडिया में ही, लेकिन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। और इन डाइवर्सिटीज़ के बाद, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारे पास कॉमन लैंड मास है, ठीक है। कैसे, मतलब कि जो लैंड मास है वो सभी के लिए कॉमन है, बट डाइवर्सिटीज़ हम बहुत सारी देख रहे हैं। हमने अगर हम ने एक और चीज़ यहाँ पे देखें तो वी हैव ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन अ कॉमन हिस्ट्री, हमने कॉमन हिस्ट्री में भी पार्टिसिपेट किया है, स्पेशली जब हमने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई की थी, ठीक है। कुछ अदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स भी हम शेयर करते हैं, और यही सारी चीज़ों की वजह से हमारे नेशनल लीडर्स विजुअलाइज कर पाए इंडिया को एज अ कंट्री जहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ठीक है। कभी कभी इसे डिस्क्राइब करते हैं यूनिटी विथ डाइवर्सिटी, ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी और यूनिटी विथ डाइवर्सिटी भी हम कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि फेडरलिज्म मतलब क्या, तो फेडरलिज्म का मतलब ये नहीं है कि इसमें एक सेट ऑफ फिक्स्ड प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें अप्लाई करना पड़ेगा डिफरेंट हिस्टोरिकल सिचुएशंस में, ऐसा कुछ भी नहीं है। फेडरलिज्म एक ऐसा प्रिंसिपल है गवर्नमेंट का जो डिफरेंट होता है डिफरेंट सिचुएशन में, ठीक है। कैसे, जैसे हमने एग्जीक्यूटिव पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट होता है नेचर, उसी तरीके से फेडरलिज्म का भी नेचर कैसा होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम बात करें अमेरिकन फेडरलिज्म की, तो जो मेजर अटेम्प्ट है यहाँ पे फेडरल पॉलिटी बनाने की, वो जर्मनी और इंडियन फेडरलिज्म से डिफरेंट है। लेकिन कुछ की आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो फेडरलिज्म से क्या हैं, एसोसिएटेड हैं। एसेंशियली फेडरलिज्म एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो एकोमोडेट करता है टू सेट्स ऑफ पॉलिटीज़, एक होगा रीजनल लेवल पे और एक होगा नेशनल लेवल पे, ठीक है। और हर एक गवर्नमेंट क्या होती है, ऑटोनॉमस होती है अपने स्फेयर में। कुछ फेडरल कंट्रीज जैसे कि इवन अ सिस्टम ऑफ ड्वेल सिटीजनशिप, तो इंडिया में है सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी बातें जो हो गई हैं, अब इसको सिंपली समझो, कुछ नहीं होता है। फेडरलिज्म में ये कह रहे हैं कि दो पावर होती हैं, एक नेशनल लेवल पे जैसा कि हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरी होती है रीजनल लेवल पे जैसा कि हम देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। फिर इन्होंने ये कहा है कि हर एक गवर्नमेंट ऑटोनॉमस है, लेकिन कुछ फेडरल कंट्रीज में जैसा अगर हम देखें तो ड्वेल सिटीजनशिप है, ठीक है, मतलब कि स्टेट की भी सिटीजनशिप है, कंट्री की भी सिटीजनशिप है। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप ही है। पीपल लाइकवाइज यहाँ पे दो सेट ऑफ आइडेंटिटीज होती हैं। जैसे कि आपको कोई कहे, मान लीजिए आप गुजरात से, तो आपको क्या कहेंगे, आप गुजराती हैं, लेकिन सब क्या है यहाँ पे, इंडियन भी है ना। तो दो सेट ऑफ आइडेंटिटी है, टू सेट ऑफ आइडेंटिटी और लॉयल्टीज, जैसे कि जो कि रीजन की भी होती है और नेशन की भी होती है। जैसे गुजराती बोलते हैं या झारखंडी, मतलब झारखंड से तो झारखंडी हो गए, गुजरात से तो गुजराती हो गए, ठीक है ना। एज वेल एज इंडियंस भी कहते हैं। तो जो ये लेवल ऑफ पॉलिटी है ना, इसमें डिस्टिंक्ट पावर्स हैं, अलग अलग पावर्स भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, और सेपरेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी है। और ये जो डिटेल है ड्वेल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की, जनरली कैसे स्पेल्ड आउट करते हैं, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है, जिसमें कंसिडर्ड किया है which is considered to be supreme and which is also the source of the power of both sets of government। मतलब कि जो ये ड्वेल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो इसे क्या कंसिडर्ड किया जा रहा है, सुप्रीम भी है और सोर्स ऑफ पावर भी है, दोनों ही सेट ऑफ गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल लेवल पे भी, रीजनल लेवल पे भी, या नेशनल लेवल और रीजनल लेवल पर। कुछ सब्जेक्ट्स जो नेशन पे हैं, मान लीजिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो पूरे नेशन पे हैं, नॉर्थ से साउथ तक और वेस्ट से ईस्ट तक, ठीक है, क्लियर हुआ। मतलब एक रीजन का नहीं है। मान लो आप जिस भी स्टेट से हैं, गुजरात से हैं, झारखंड से, मध्य प्रदेश से हैं, तो सिर्फ वहाँ का मैटर नहीं है, पूरे नेशन का है, होल नेशन का है। जैसे मान लो डिफेंस है, डिफेंस की बात है अगर, और करेंसी की बात है, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट की। आपको बताना ये चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जिस तरीके का फेडरलिज्म है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो पावर्स हैं जो होल नेशन पे अप्लाइड होंगी। इसमें कोई भी स्टेट ये नहीं कह सकता है कि नहीं हमारे जगह पे ये अप्लाई ना करें, और स्टेट के पास स्टेट से रिलेटेड पावर्स होंगी, बट कुछ लिमिटेशंस के साथ,
ठीक है, तो कुछ इस तरीके का फेडरलिज्म इंडिया में है, ये भी हम देखेंगे कैसे। अगर रीजनल और लोकल मैटर्स की बात करें तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, स्टेट गवर्नमेंट की। जैसे कि अगर हम देखें, हम पढ़ते हैं पंचायती राज, है ना, अगर प्रीवियस लेक्चर्स आपने देखे हैं तो उसमें एक बार देखिएगा, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, ये मैटर हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट का। कन्फ्लिक्ट्स प्रिवेंट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सेटअप की जाती है डिस्प्यूट सेटल करने के लिए। देखिए यहाँ पे जो हमने पंचायत वाला एग्जाम्पल लिया, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस होंगी। अभी हम देखेंगे कि डिवीजन ऑफ पावर्स किस तरीके से हैं और स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन सी पावर दी गई हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब अलग अलग पावर तो दोनों को दे दी, लेकिन मान लो दोनों के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट्स आ गए, कुछ अगर लड़ाई हो गई तो फिर क्या होगा। तो उसके लिए क्या बनाई गई है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो कि इन दोनों के बीच के कन्फ्लिक्ट्स को क्या करती है, सेटल करती है, टू सेटल डिस्प्यूट्स। जुडिशरी के पास पावर है रिजॉल्व करना डिस्प्यूट्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में। लीगल मैटर्स पे डिवीजन ऑफ पावर में, मान लीजिए डिवीजन ऑफ पावर किया गया है तो इसके बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। आप मान लीजिए आप लोग एक ग्रुप हैं, इसमें सभी को अलग अलग पावर दे दी गई है। अब अगर कोई आपकी पावर में इंटरफेयर कर रहा है तो कोई अथॉरिटी का होना ज़रूरी है ना। उसी तरीके से अगर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट्स अराइज होता है तो उसे सेटल करने के लिए जुडिशरी है। ये डिस्प्यूट्स किस चीज़ पे होंगे, कन्फ्लिक्ट्स जो होंगे तो पावर्स पे ही होंगे, और उसी तरीके से लीगल मैटर्स पे ये देखता है अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर। रियल पॉलिटिक्स, कल्चर, आइडियोलॉजी, हिस्ट्री, ये सब डिटरमाइन करते हैं एक्चुअल वर्किंग फेडरेशन की, कि हिस्ट्री एक्चुअल में क्या रही है, कल्चर कैसा है, आइडियोलॉजी कैसी है, पॉलिटिक्स कैसी है। एक ट्रस्ट, कॉपरेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एंड रिस्ट्रेंट, जो कि हेल्प करता है फेडरेशन को स्मूथली फंक्शन करने के लिए। मान लीजिए रीजन को कोई पावर दी गई है, अब अगर रीजन उसे गलत तरीके से यूज़ कर रहा है, अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ गलत तरीके से यूज़ कर रहा है पावर, तो फिर ये ट्रस्ट की बात नहीं हो पाएगी, कॉपरेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर फेडरेशन को स्मूथली फंक्शन करना है तो कल्चर ऑफ ट्रस्ट, कॉपरेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और रिस्ट्रेंट्स, ये सारी चीज़ें इसे हेल्प करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज भी डिटरमाइन करती हैं अ कॉन्स्टिट्यूशन वुड वर्क, किस तरीके से वर्क करिए। अब मान लो कोई भी एक सिंगल यूनिट, कोई स्टेट या लिंग्विस्टिक ग्रुप या आइडियोलॉजी डोमिनेट करने लग जाए पूरे सेंटर को, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक डीप रिसेंटमेंट होगा लोगों के बीच में, और उसकी जो यूनिट होगी वो क्या करेगी, और इट्स यूनिट नॉट शेयरिंग द डोमिनेंट वॉइस, और इस तरीके से ये क्या करेंगे, डोमिनेंट वॉइस को शेयर नहीं करेंगे। ये ऐसी सिचुएशंस हैं जो क्या करती हैं, लीड टू डिमांड्स फॉर सेसेशन बाय द एग्रीव्ड यूनिट्स और कुड इवन रिजल्ट इन सिविल वॉर्स। इस वजह से सिविल वॉर्स भी हो सकते हैं। बहुत सी कंट्रीज़ क्या हैं, एम्ब्रॉयल्ड हो जाती हैं ऐसी कुछ कन्फ्लिक्ट सिचुएशंस में। अभी हम स्टेट्स में रहते हैं, यहाँ पे पूरे इंडिया में मान लो कोई एक सिंगल यूनिट, कोई एक स्टेट या कोई एक लिंग्विस्टिक ग्रुप का डोमिनेंस हो जाए, फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं तक हम फिर कॉपरेशन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब समझो कि नाइजीरिया में फेडरलिज्म कैसा है। अगर रीजन्स और वेरियस कम्युनिटीज़ एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करेंगी तो फिर फेडरल गवर्नमेंट अरेंजमेंट भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा यूनिटी बनाने के लिए। और इसी तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल जो है नाइजीरिया का, वो इंस्ट्रक्टिव है। 1914 तक नॉर्दर्न और साउदर्न नाइजीरिया क्या थे, टू सेपरेट ब्रिटिश कॉलोनीज थी, मतलब कि एक नॉर्थ में था और साउथ में, इस तरीके से था। फिर इबादान कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फ्रेंस होती है 1950 में। नाइजीरियन लीडर्स डिसाइड करते हैं कि हम एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं, ठीक है। फिर जो 3 मेजर एथनिक ग्रुप्स थे नाइजीरिया के, कौन से, योरूबा, इबो या आइबो एंड होसा फुलानी, ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं रीजन, कहाँ कहाँ के, वेस्ट के, ईस्ट के और नॉर्थ के रिस्पेक्टिवली। मतलब कि नाइजीरिया योरूबा वेस्ट में, इबो ईस्ट में और होसा फुलानी कहाँ पे हो जाते हैं, नॉर्थ में। इस तरीके से ये डोमिनेट करने लगते हैं।
फिर इनका अटेम्प्ट क्या होता है, मतलब कि देयर अटेम्प्ट टू स्प्रेड देयर इन्फ्लुएंस टू अदर रीजन्स लेड टू फियर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स। और ये जो चीज़ें कर रहे हैं और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अदर रीजन्स में अपनी पावर्स को, इसकी वजह से यहाँ पे हो जाता है डर भी और कन्फ्लिक्ट्स भी, और इसकी वजह से मिलिट्री रिजाइम हो जाते हैं। मतलब कि सब एक शासन किस तरीके से आमने सामने किसका होने लगता है, शासन यहाँ पे मिलिट्री रिजाइम का हो जाता है। फिर 1960 में जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या करता है, बोथ फेडरल और रीजनल गवर्नमेंट्स जॉइंटली कंट्रोल करने लगते हैं नाइजीरियन पुलिस को। मिलिट्री क्या करती है यहाँ पे, सुपरवाइज्ड कर लेती है कॉन्स्टिट्यूशन 1979 में, और फिर किसी भी स्टेट को परमिशन नहीं होती है सिविल पुलिस की। क्लियर हो रहा है। तो कैसे यहाँ पे नाइजीरिया के, अगर हम फेडरल पावर की या फेडरलिज्म की अगर हम बात करें कि कैसा फेडरलिज्म है नाइजीरिया में, तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग ही ऐसे की थी कि अगर रीजन्स और वेरियस कम्युनिटीज एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फेडरल अरेंजमेंट कहीं ना कहीं तक फेल हो सकता है। किस चीज के लिए, यूनिटी बनाने के लिए, एकता बनाने के लिए। तो इंस्ट्रक्टिव कैसे यहाँ पे हुआ एग्जाम्पल नाइजीरिया का, हमने ये देखा कि 1914 में नॉर्थ और साउदर्न नाइजीरिया 2 सेपरेट ब्रिटिश कंट्रीज रही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है और फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं। बट कुछ मेजर एथनिक ग्रुप्स आके क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं रीजन्स को, और आगे क्या होता है कि एक डर बैठ जाता है, और 1960 में रीजनल, फेडरल और रीजनल गवर्नमेंट दोनों नाइजीरियन पुलिस को क्या करने लगती हैं, कंट्रोल करती हैं। फिर मिलिट्री सुपरवाइज कर लेती है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को 1979 में, और फिर कोई भी स्टेट को अलाउ नहीं किया जाता है टू हैव एनी पुलिस, ठीक है। डेमोक्रेसी रिस्टोर्ड हुई नाइजीरिया में 1999 में। रिलीजियस डिफरेंसेस अलॉन्ग विथ कन्फ्लिक्ट्स ओवर हु विल कंट्रोल रेवेन्यूज। अब यहाँ पे लेकिन क्या हुआ कि रिलीजियस डिफरेंसेस होने लगे कि रेवेन्यू कौन कंट्रोल करेगा, ऑयल रिसोर्सेज से जो रेवेन्यू आ रहा है वो कौन कंट्रोल करेगा। टू प्रेजेंट प्रॉब्लम्स बिफोर द नाइजीरियन फेडरेशन, religious differences along with conflicts over who will control revenue from the oil resources continue to present problems before the Nigerian Federation। अब आपने फेडरेशन तो ठीक है 1999 में रिस्टोर की डेमोक्रेसी, बट बात यहाँ पे ये हो गई कि जो ऑयल रिसोर्सेज से हमको रेवेन्यू मिल रहा है उस पर कौन कंट्रोल करेगा, और ये कहीं ना कहीं तक प्रॉब्लम कंटिन्यू रही, प्रेजेंट रही नाइजीरियन फेडरेशन के सामने। लोकल एथनिक कम्युनिटीज ने क्या किया, रेसिस्ट किया सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑयल रिसोर्सेज का। दस नाइजीरिया एग्जाम्पल है ओवरलैप ऑफ रिलीजियस एथनिक, देखो रिलीजियस एथनिक और इकोनॉमिक डिफरेंसेस का यूनिट्स के बीच में, ठीक है। कि आपने बात तो कर ली फेडरेशन की, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में होना और नेचर और इम्प्लीमेंटेशन इज द डिफरेंट थिंग। उसी तरीके से फेडरेशन तो ले आए, लेकिन अब क्या हुआ, कम्युनिटीज रेसिस्ट करने लगी कि ऑयल रिसोर्सेज आपको नहीं दे सकते, हम कंट्रोल नहीं दे सकते सेंट्रल को। तो यहाँ पे नाइजीरिया एग्जाम्पल है कि किस तरीके से रिलीजियस एथनिक और इकोनॉमिक डिफरेंसेस यूनिट्स के बीच में होते हैं तो फेडरेशन कहीं ना कहीं वीक हो जाता है। अब आ जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। एग्जाम्पल समझ में आए, क्लियर हुए। अब देखो फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिपेंडेंस के पहले, है ना, इंडिपेंडेंस के बाद की तो बात अलग ही है, इंडिपेंडेंस के पहले भी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो नेशनल मूवमेंट में लीडर्स थे उन्हें ये पता था कि इतनी बड़ी कंट्री को गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए, जैसे कि हमारी कंट्री है, ये ज़रूरी है कि हम पावर्स को डिवाइड कर दें प्रोविंसेस के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। देखो आप लोग मान लीजिए ऐसा कि बहुत बड़ा ग्रुप है, तो बहुत बड़े ग्रुप में क्या होगा, एक लीडर नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा कि ये पूरे ग्रुप को संभालने के लिए हर एक जगह जगह के लीडर बनाए जाएंगे, ठीक है। कि आप ये काम संभाल लेना, आप ये काम संभाल लेना, आप ये काम संभाल लेना। मान लो घर में एक पार्टी हो गई तो क्या कहते हैं कि ठीक है डेकोरेशन का काम आप कर देना, खाना बनाने का काम आप करना। तो ये पावर क्यों डिस्ट्रीब्यूट की गई, ताकि काम बहुत अच्छे से हो सके और एक कोऑपरेशन के साथ हो सके। सेम उसी तरीके से हमारे नेशनल लीडर्स को ये पता था, हमारे नेशनल मूवमेंट में जो लीडर्स थे, कि इतना बड़ा राज्य, मतलब इतना बड़ा देश भारत को चलाने के लिए डिवीजन ऑफ पावर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और ये डिवीजन किसके बीच में होगा,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस के बीच में। एक अवेयरनेस और थी यहाँ पे, वो ये थी कि जो इंडियन सोसाइटी है, जो भारत में समाज है, इसमें रीजनल डाइवर्सिटी भी है और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी है। मतलब कि अगर हम बात करें कि रिलीजन में अगर हम देखें और रीजनल तरीके से देखें, जो अलग अलग रहते हैं, जैसे कि गुजराती हैं, राजस्थानी हैं तमिलनाडु में, तो साउथ पीपल्स हैं, नॉर्थ के लोग हैं, ईस्ट के लोग हैं, ये डाइवर्सिटीज़ हैं। उसी के साथ साथ लिंग्विस्टिक, मतलब कि लैंग्वेज में भी डाइवर्सिटी है। ये डाइवर्सिटी को रिकॉग्निशन देना बहुत ज़रूरी है। हर एक डाइवर्सिटी को, अगर आपने देखे होंगे इससे पहले के चैप्टर्स, तो आप देखिएगा कि किस तरीके से रिकॉग्निशन की बात हम करते हैं कि डाइवर्सिटी, मान लीजिए एक छोटी सी भी डाइवर्सिटी, इतनी छोटी भी अगर कोई कम्युनिटी है और ये बड़ी कम्युनिटी है, तो जितना इम्पोर्टेंस इसको दिया जाएगा उतना ही इसको भी इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। मतलब इसका ये नहीं होगा कि आप छोटी सी कम्युनिटी हैं तो ठीक है आप इनके साथ ही मर्ज हो जाइए, इनको भी रिकॉग्निशन देना ज़रूरी है। तो फिर इसी चीज़ों के बेसिस पे क्या होता है, आगे अगर हम देखते हैं तो जो डिफरेंट रीजन्स और लैंग्वेजेस हैं क्या करेंगे, हैड टू शेयर पावर एंड इन ईच रीजन, उस रीजन के लोग क्या करेंगे, खुद को गवर्न करेंगे। दिस वॉज ओनली लॉजिकल इफ वी वॉन्टेड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और ये लॉजिकल था क्योंकि अगर हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए है तो। एक क्वेश्चन जो यहाँ पे आ रहा था वो ये आ रहा था कि एक्सटेंट ऑफ पावर्स कितनी होगी एंजॉय करने के लिए रीजनल गवर्नमेंट्स के पास। अब अलग अलग रीजन है तो चलो ठीक है, सबको दे देते हैं पावर, आप अपने अपने जगह को संभाल लीजिए, लेकिन कितनी पावर दी जाए। अगर ऐसी पावर दे दी कि ये पार्ट है पूरा, ठीक है, अब इसमें इस रीजन को कोई पावर दे दी जाए, तो इतनी पावर दे देंगे क्या कि ये बाहर जितने भी जगह हैं अलग अलग, उनको यहाँ आने से ही मना कर दे कि नहीं आज से आप इधर अंदर नहीं आ सकते, ऐसी पावर तो नहीं देंगे। तो एक क्वेश्चन ये भी था कि एक्सटेंट ऑफ पावर्स कितना हो। एक मतलब मुस्लिम लीग का भी एजिटेशन था ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए मुस्लिम्स को। तो एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला जो था कि वेरी लार्ज पावर्स टू द रीजन्स वाज डिस्कस्ड ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस बिफोर पार्टीशंस। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला का होना ज़्यादा ज़रूरी था कि जो पावर्स हैं रीजन्स को देना है कि हम नेगोशिएशंस कर लें पार्टीशन से ही पहले, बिफोर पार्टीशन। एक बार जो डिसीजन पे आ जाते हैं, जैसे डिसीजन होता है पार्टीशन इंडिया वाज टेकन, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करती है, गवर्नमेंट फ्रेम करने को डिसाइड करती है, जो कि बेस्ड होगी प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी पे और कॉपरेशन पे बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, और सेपरेट पावर्स होंगी टू द स्टेट्स के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है फेडरल सिस्टम का, जो कि अडॉप्ट किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो था रिलेशन बिटवीन स्टेट और सेंटर किस पे बेस्ड होगा, कॉपरेशन पे। 10 डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करते टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्फेसाइज्ड क्या किया, यूनिटी। मतलब अगर आपको पावर दी गई हैं तो वो इसलिए नहीं दी गई हैं कि आप किसी और को थ्रिएट करने लगे, पावर्स इसलिए दी गई हैं कि आप वर्क अच्छे से करें बट विथ कॉपरेशन। मतलब कॉपरेशन यहाँ पे मेन प्रिंसिपल था। अब यहाँ पे आपको एक मतलब दिया गया है, आपकी ही बुक में ही प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरीके से कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है डज नॉट इवन मेंशन द वर्ड फेडरेशन। और इतना फेडरेशन होने के बाद, डिवीजन ऑफ पावर होने के बाद, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया जब फेडरेशन वर्ड है ही नहीं? तो आर्टिकल नंबर 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्लियर हुआ? इसको एज इट इज याद करना है। यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो कि क्या है, भारत, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, और स्टेट्स और टेरिटरीज, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन दी फर्स्ट शेड्यूल। और स्टेट और टेरिटरीज कैसी होंगी, जिस तरीके से हमने फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाई की है। अब आ जाते हैं डिवीजन ऑफ पावर्स पे। क्लियर हुआ? तो फेडरलिज्म क्या है कि सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस के साथ हैं। तो हम आते हैं और समझते हैं कि कैसे फिर डिवीजन ऑफ पावर है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 साइड्स ऑफ गवर्नमेंट क्रिएट किया। एक था एंटायर नेशन के लिए जिसे कहा गया यूनियन गवर्नमेंट,
सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक यूनिट थी या स्टेट के लिए, वो था स्टेट गवर्नमेंट। और दोनों के ही पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है और क्लियरली आइडेंटिफाइड करता है एरिया ऑफ एक्टिविटी को। अब अगर दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट्स आ जाता है तो इसे सेटल कौन करेगा? इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ठीक है, रिजॉल्व बाय द जुडिशियरी, और बेसिस क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन बड़ी समझदारी से दिए हैं, मतलब कि जिन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उन्होंने ये चीज़ें ध्यान में रखी कि कहीं से कहीं तक लड़ाई झगड़ा हो नहीं, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि जुडिशियरी भी कहीं कुछ फेवर में ना आ जाए, वैसे तो कभी नहीं आएगी, तो इन्होंने क्या कहा कि जुडिशियरी भी जो डिसीजन ले रही है या डिस्प्यूट सेटल कर रही है तो वो किसके बेसिस पे करेगी? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बेसिस पे, मतलब जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उस बेसिस पे डिस्प्यूट सेटल करेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लियरली डिमार्केट करता है सब्जेक्ट को, जो कि एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द यूनियन और स्टेट में आएंगे। और कुछ आपको यहाँ पे चार्ट दी गई है नेक्स्ट पेज पे, जैसा कि दिया हुआ है, उसे केयरफुली पढ़ना है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। उससे पहले हम क्या देखने वाले हैं कि इसमें दिया क्या गया है। इसमें दिया गया है कैसे पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, और जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये डिवीजन ऑफ पावर का वो ये है इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पावर सेंट्रलाइज्ड हैं इन दी हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है बट रेवेन्यू सोर्सेज कम, मतलब मेकर क्या है? रेवेन्यू सोर्सेज हैं। ऐसे समझो कि इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पावर किसे दे दी? सेंट्रल को। अगर घर का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपकी मम्मी हाउसवाइफ हैं और फादर जॉब करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि सैलरी तो पिताजी की है लेकिन घर कौन चला रहा है? मम्मी। नहीं, हम चलाएंगे जैसे हमको चलाना है। तो ठीक उसी तरीके से इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पावर किसे दे दी? स्टेट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास आ गई? स्टेट के पास। अब ये कुछ इस तरीके से दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट हैं? तो इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स, यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट लाइक डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वॉर एंड पीस, बैंकिंग, ठीक है, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरवेज, पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड, करेंसी एंड कॉइनेज। इसमें से कुछ आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा पावर है। और इन सब्जेक्ट पे क्या करेगा यूनियन? तो यूनियन लेजिस्लेचर ही सिर्फ लॉ बना सकता है इन मैटर्स पे, और स्टेट का इंटरफियरेंस नहीं होगा, ठीक है। अब स्टेट लिस्ट पे आते हैं। स्टेट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट हैं? तो इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स लाइक एग्रीकल्चर पे स्टेट लिस्ट के पावर्स हैं, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर, ट्रेड एंड कॉमर्स, लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री, स्टेट पब्लिक सर्विसेज। और क्या है इसमें पावर? तो ये है नॉर्मली स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा इन मैटर्स पे, ठीक है। फिर कॉन्करेंट लिस्ट, तो इसमें कैसे इंक्लूड करते हैं? इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स लाइक एजुकेशन है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, एडल्ट्रेशन, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से आ गई? अभी तक तो 2 लिस्ट पढ़ रहे थे, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो देखो ऐसे समझो, ये जो मैटर है इसमें यूनियन और लेजिस्लेचर दोनों लॉ बना सकते हैं, दोनों मिलके बना सकते हैं इन मैटर्स पे। बट ज़्यादातर देखा जाता है कि ज़्यादा किसकी सुनी जाती है या पावर किसके पास रहती है? यूनियन के ही पास। तो देखो एजुकेशन है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चरल अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, बाकी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पे बनाएगी, फॉरेस्ट पे, ट्रेड यूनियंस पे, एडल्ट्रेशन पे, एडॉप्शन एंड सक्सेशन पे। फिर आ जाते हैं रेसिडरी पावर्स पे। ये एक और कौन सी पावर आ गई? देखो ये इंक्लूड करती है मैटर्स जो कि एनी ऑफ द लिस्ट, इससे पहले ऊपर लिस्ट में जो भी मैटर नहीं है, उसके अलावा जो भी मैटर होंगे वो रेसिडरी पावर्स में आएंगे। जैसे कि बात आती है साइबर लॉज, और इसमें क्या होगा? यूनियन लेजिस्लेचर के पास पावर होगी ऐसे मैटर्स पे लेजिस्लेट करने के लिए, लेजिस्लेट ऑन सच मैटर्स। अब एक चीज और हम देखते हैं, फेडरलिज्म तो है लेकिन किसके साथ? विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे? जनरली एक्सेप्ट किया जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई है। इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे कॉन्टिनेंटल डायमेंशंस हैं, इमेंस डाइवर्सिटीज और सोशल प्रॉब्लम्स के साथ, ठीक है।
तो देखो एक बार ऐसे समझो कि हम ये देखने वाले हैं कि फेडरलिज्म तो है, पावर्स डिवाइडेड हैं, टू सेट्स ऑफ द गवर्नमेंट तो है, बट स्ट्रॉन्ग कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यही चीज हम इसमें देखेंगे कि जो फ्रेमर्स रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने क्या बिलीव किया कि हमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए है जो एकोमोडेट कर ले डाइवर्सिटीज को भी, ठीक है। बट ये यहाँ पे ये भी चाहते थे कि सेंटर स्ट्रॉन्ग रहे ताकि डिसइंटीग्रेशन, मतलब टू स्टैम डिसइंटीग्रेशन ना हो, और ब्रिंग अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज। तो सोशल और पॉलिटिकल चेंज हम ला सकें। और यहाँ पे ये भी ज़रूरी था सेंटर के लिए कि ऐसी पावर्स हो, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सिर्फ क्या था, was not only divided into provinces created by the British, लेकिन वहाँ पे 500 प्रिंसली स्टेट्स भी थे जिनका इंटीग्रेशन होना था एग्जिस्टिंग प्रोविंस में, या एग्जिस्टिंग स्टेट्स और न्यू स्टेट्स क्रिएट होने थे उसमें। ऐसे समझो कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सिर्फ प्रोविंसेस ही नहीं थी, ठीक है, इंडिपेंडेंट के टाइम पे कि एक साथ लेके आना था, 500 प्रिंसली स्टेट्स भी थे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये कह रहे हैं कि जिनका इंटीग्रेशन होना था एग्जिस्टिंग स्टेट्स या न्यू स्टेट्स को क्रिएट करना था, हैड टू बी क्रिएटेड। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ रहा है टी कृष्णमाचारी का, तो इनका स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। क्या कहा इन्होंने कहा, लेट मी टेल माई ऑनरेबल फ्रेंड्स इन द हाउस, अपने ऑनरेबल फ्रेंड्स को कुछ बताना चाह रहे हैं हाउस में, दैट द ड्रिफ्ट इन ऑल कॉन्स्टिट्यूशंस हैज़ बीन टूवर्ड्स द सेंटर। जो एक ड्रिफ्ट रही है सारे ही कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किस तरफ रही है? सेंटर में। सर्कमस्टेंसेस की वजह से जो अब क्या है, दैट हैव नाउ कम इनटू बीइंग दैट द स्टेट्स हैव बिकम फेडरल और यूनिटरी, वेलफेयर स्टेट्स फ्रॉम बीइंग पुलिस स्टेट्स। स्टेट्स कैसे हुए? फेडरल या यूनिटरी। वेलफेयर स्टेट्स बने कहाँ से? एज ए पुलिस स्टेट से। और द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज फॉर द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द कंट्री हैज़ बिकम द पैरामाउंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर। और जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है इकोनॉमिक वेलबींग की, ये क्या हो गई है? पैरामाउंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है सेंटर की। ये यूनिटी के कंसर्न के अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर रहे हैं उनका ये भी बिलीव था कि जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं कंट्री की, इनको क्या है, हैंडल्ड होना ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट के कोऑपरेशन के साथ। मतलब जो इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं इन्हें हैंडल कौन करेगा? स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, और कोऑपरेशन किसका होगा? स्टेट्स का। तो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है। पॉवर्टी, इलिटरेसी, इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ, ये कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसके लिए प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत थी। और जो कंसर्न था यूनिटी और डेवलपमेंट, ठीक है, दस द कंसर्न फॉर यूनिटी एंड डेवलपमेंट ने क्या किया? प्रॉम्प्टेड द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि क्रिएट करें एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों बनाया गया, तो ये कुछ रीजंस आपको लिखने हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को हम देखेंगे जो क्रिएट करता है एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान से सुनिएगा, क्या करा करें, एक कॉपी पेन लेके रखिए और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको लिखते जाइए कुछ वर्ड्स में, पूरा सेंटेंस ना लिखें। तो जब आप रिवाइज करेंगे ना तो उनको देख लिया कीजिए कि हाँ ऐसा हमने पढ़ा है। तो जो वेरी एग्जिस्टेंस है स्टेट का, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी अगर इंक्लूड करें तो वो किसके हैंड में होगा? पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट एम्पावर्ड है नए राज्य बनाने के लिए, न्यू स्टेट बनाने के लिए, टेरिटरी से सेपरेट करके कोई भी स्टेट, या फिर दो या दो से ज़्यादा स्टेट को एक करके। अब ये क्या कर सकती है? बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, या फिर उसका नेम भी ऑल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कुछ सेफगार्ड्स जिसके थ्रू क्या करते हैं? सिक्योरिंग द व्यू ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे कुछ ऐसे सेफगार्ड्स प्रोवाइड करता है ताकि उस स्टेट के लेजिस्लेचर को कहीं ना कहीं तक क्या कर सके? सिक्योर कर सके। बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी स्टेट का जो वेरी एग्जिस्टेंस है स्टेट का, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को इंक्लूड करें तो ये किसके हैंड्स में है? पार्लियामेंट के, इन दी हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक नया राज्य बना सकता है, ठीक है,
किसी और कैसे बनाएगा, तो सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, मान लो कोई स्टेट है उससे टेरिटरी को सेपरेट करके, या फिर दो या दो से ज़्यादा स्टेट को मर्ज करके। बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को भी ये चेंज कर सकता है और उसका नाम भी चेंज कर सकता है। तो ये पावर है पार्लियामेंट के पास कि स्टेट को हमने पावर तो दे दी है, बट आपके लिए चेंजेस कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो हम करेंगे, मतलब कि पार्लियामेंट करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के पास कुछ पावरफुल इमरजेंसी प्रोविजंस भी हैं जो कि फेडरल पॉलिटी को क्या कर देगी, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में भी शांतिपूर्वक अगर आप चला पा रहे हैं राज्य को तो कहेंगे कि ठीक है चलाइए, अदरवाइज ये फेडरल पॉलिटी को खत्म करके हम क्या लेके आ सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम भी एक बार अगर इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं तो। वंस इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड, इमरजेंसी में पावर लॉफुली क्या हो जाती है, सेंट्रलाइज्ड हो जाती हैं। पार्लियामेंट एज्यूम करता है यहाँ पे लॉ बनाने के लिए सब्जेक्ट्स पे जो कि जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट्स में थे। सेंट्रलाइज्ड मतलब ये कि अब जो स्टेट के सब्जेक्ट्स थे उस पर जुरिस्डिक्शन कौन ले सकता है, अब पार्लियामेंट। तो कुछ इस तरीके से ये जो फेडरल पॉलिटी है उसको हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में भी लेके आ सकते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के टाइम पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इफेक्टिव फाइनेंशियल पावर्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फर्स्ट प्लेस में जो आइटम जनरेट कर रहे हैं रेवेन्यू, वो किसके कंट्रोल में होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत से रेवेन्यू सोर्सेज हैं और स्टेट्स मोस्टली डिपेंडेंट हैं ग्रांट्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए सेंटर से किस पे डिपेंडेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे। ठीक है। सेकेंडली इंडिया ने अडॉप्ट किया है प्लानिंग को एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो क्लियर हुआ कि फाइनेंशियल पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। रेवेन्यू जनरेट का जो भी सोर्स है ये भी किसके, मतलब जो कंट्रोल है ये किसके अंडर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। रेवेन्यू सोर्सेज के कारण स्टेट्स का डिपेंडेंट किस पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे है ग्रांट्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए। सेकेंडली इंडिया ने एक ऐसा प्लानिंग अडॉप्ट किया है, मतलब जो इंडिया ने प्लानिंग अडॉप्ट की है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरह अडॉप्ट की है और डेवलपमेंट के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस। प्लानिंग क्या करती है, अगर प्लानिंग अच्छी की गई है तो ये कंसिडरेबल सेंट्रलाइजेशन करती है इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग का। प्लानिंग कमीशन ने अपॉइंट किया है यूनियन गवर्नमेंट को, मतलब प्लानिंग कमीशन ने अपॉइंट नहीं किया है, यूनियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है प्लानिंग कमीशन को एज दी कोऑर्डिनेटिंग मशीनरी है ये, जो कंट्रोल और सुपरवाइज करती है रिसोर्सेज मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट्स को। ठीक है, तो ऐसे समझो ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, ठीक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था क्या, प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन का काम क्या था बच्चों, तो प्लानिंग कमीशन का काम था कि कंट्रोल करना, ये कोऑर्डिनेटिंग मशीनरी है जो कंट्रोल और सुपरवाइज करती है रिसोर्सेज मैनेजमेंट ऑफ दी स्टेट्स। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यूनियन गवर्नमेंट को अपॉइंट नहीं किया है प्लानिंग कमीशन ने, प्लानिंग कमीशन को अपॉइंट किया है किसने, यूनियन गवर्नमेंट। बिसाइड्स द यूनियन गवर्नमेंट, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिशन होता है ग्रांट्स और लोन देने के लिए स्टेट्स को। ठीक है, मतलब कि एक पावर है यूनियन गवर्नमेंट के पास कि किसे मतलब स्टेट्स को ग्रांट्स देने हैं, लोन्स देने हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, इसे कभी कभी लोपसाइडेड कंसिडर्ड किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हैज़ लेड टू चार्जेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट स्टेट्स रूल्ड बाय एन अपोजिशन पार्टी। मतलब ये कह देते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट में कोई पार्टी है उस और स्टेट में कोई ऐसी पार्टी है जो अपोजिशन पार्टी है, सेम पार्टी जो यूनियन गवर्नमेंट में है वही स्टेट में होगी, तो यूनियन ऐसा, मतलब यहाँ पे बात कही जा रही है, प्रैक्टिकल वे में हम ऐसा नहीं बोल रहे कि अच्छे से ग्रांट्स और लोन देगा। मान लो यहाँ पे जो पार्टी है उसकी कोई अपोजिशन पार्टी किसी स्टेट में है, तो फिर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन चार्जेस लगाते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे साथ भेदभाव कर रही है ग्रांट्स और लोन्स देने में। ठीक है, फिर उसके बाद अगर जैसे हम पढ़ेंगे गवर्नर के बारे में, तो गवर्नर के पास भी कुछ पावर्स होती हैं, क्या रिकमेंड करने के लिए, डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। बिसाइड्स
नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में भी गवर्नर के पास पावर है बिल रिजर्व करने की, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर में पास किया गया है, किसके असेंट के लिए, प्रेसिडेंट के लिए। मतलब कि ऐसे समझो, जैसे स्टेट में कोई बिल है, ये कहाँ पे जाएगा, गवर्नर के पास। अब गवर्नर को इसका एसेंट कराना है, किससे, प्रेसिडेंट से। तो यहाँ पे गवर्नर क्या कर सकता है, इनके बिल को होल्ड कर सकता है। तो ये पावर है गवर्नर की कि गवर्नर डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली तो बोल भी सकता है, रिकमेंड कर सकता है, बट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में बिल को क्या कर सकता है, रिजर्व कर सकता है। ये बताता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एक अपॉर्चुनिटी देती है टू डिले द स्टेट लेजिस्लेशन को डिले करने में और एग्जामिन करने में ऐसे बिल्स को और वीटो देम कंप्लीटली। कुछ ओकेशंस ऐसे हैं जब सिचुएशन क्या होती है, डिमांड करती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट नीड टू लेजिस्लेट ऑन मैटर्स फ्रॉम द स्टेट लिस्ट। कुछ ऐसा चीज़ आ गई मान लो जहाँ पे ये कहा कि स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर है उस पर लेजिस्लेट कौन करे, यूनियन गवर्नमेंट करे या सेंट्रल गवर्नमेंट करे। दिस इज पॉसिबल इफ द मूव इज रेटिफाइड बाय द राज्यसभा। और ये पॉसिबल तभी होगा जब इसे रेटिफाई कौन करेगा, राज्यसभा। अब राज्यसभा क्यों करेगी भाई, तो राज्यसभा में ही रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। इससे पहले के लेक्चर देख के आइए ताकि आप ये चैप्टर को और अच्छे से, वैसे तो समझ आ ही रहा होगा, कोई डाउट नहीं है, बट पहले के चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। वही चीज़ वहाँ पे हमने डिस्कस की है पहले के चैप्टर्स में कि राज्यसभा के पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली क्या स्टेट करता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं सेंटर की, ये सुपीरियर होंगी टू द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट्स। ऑब्वियस है, सेंटर और स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर है, बट सुपीरियर कौन होगा, सेंटर। फर्दर मोर सेंट्रल गवर्नमेंट मे चूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस भी दे सकती है। अब एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन से जो ये क्लियर करता है, तो आर्टिकल नंबर 257 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 257 कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है, अच्छा जो आर्टिकल में लिखा है ना वो हमें एज इट इज याद करना है, ठीक है, और ये क्लियर करना है कि एक्चुअल में क्या दिया गया है, ठीक है। अपने वर्ड्स यहाँ पे यूज मत करिएगा। देखो, एग्जीक्यूटिव पावर किसी भी स्टेट की क्या होगी, शैल बी सो एक्सरसाइज्ड एज नॉट टू इम्पीड और प्रीजुडाइज द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। मतलब कि किसी भी स्टेट की इस एग्जीक्यूटिव पावर इस तरीके से एक्सरसाइज करे कि वो एक्सरसाइज्ड करे कि वो इम्पीड या प्रीजुडाइज नहीं करे एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की। और जो एग्जीक्यूटिव पावर की यूनियन की पावर है, शैल एक्सटेंड टू द गिविंग ऑफ सच डायरेक्शंस टू स्टेट्स एज में अपीयर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी नेसेसरी फॉर दैट पर्पस। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं, डायरेक्शंस देना चाहते हैं स्टेट को, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे नेसेसरी मानता है तो बिल्कुल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ है यहाँ पे। अब देखो, हमने यहाँ पे अगर बात करें, एग्जीक्यूटिव चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो एग्जीक्यूटिव चैप्टर में हमने क्या देखा था, इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है। देख आइएगा एग्जीक्यूटिव चैप्टर, और देख लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, ऑल इंडिया सर्विसेज कॉमन है एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। और ऑफिसर्स जो चूज किए जाते हैं इन सर्विसेज से, ये क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर दी स्टेट्स। मतलब कि जो यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है वो ऑल इंडिया में होता है। अब अगर कोई व्यक्ति कहाँ से इस साइड से चूज कर लिया गया है, सिलेक्ट किया गया है, तो उसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की पावर दी जा सकती है, यही ये यहाँ पे कह रहे हैं। तो जो आईएएस ऑफिसर जो कलेक्टर बनते हैं, कलेक्टर साहब होते हैं, आईपीएस ऑफिसर जो कमिश्नर ऑफ पुलिस बनते हैं, ये सर्व करते हैं एज ए कमिश्नर ऑफ पुलिस। आईएएस ऑफिसर सर्व करते हैं कलेक्टर की तरह। ये किसके कंट्रोल में होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के। स्टेट डिसिप्लिनरी एक्शन भी नहीं ले सकते हैं, ना ही रिमूव कर सकते हैं इन ऑफिसर्स को सर्विसेज से, क्योंकि ये कहीं पे भी इतने एरिया में जहाँ कहीं भी अपॉइंट किए गए हैं, ये किसने अपॉइंट किए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। मतलब कि इन्हें हटाने का काम भी किसका होगा, या जो भी होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। स्टेट गवर्नमेंट इस पर कुछ भी नहीं कर सकती है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो आर्टिकल 33 और 34 पे आओ, तो ये ऑथोराइज करते हैं पार्लियामेंट को
किस चीज़ के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए पर्सन्स को जो सर्विस ऑफ द यूनियन में है या स्टेट में है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन बाय देम ड्यूरिंग मार्शियल लॉ टू मेंटेन और रिस्टोर ऑर्डर। ये प्रोविजंस फर्दर स्ट्रेंथन करते हैं पावर यूनियन गवर्नमेंट की। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट की अगर हम बात करें तो ये भी बनाई गई ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोविजंस। ये एक्ट क्रिएट करता है टेंशंस लोगों के बीच में और आर्म्ड फोर्सेस के बीच में, कभी कभी कुछ ओकेशंस पे। मतलब कि जो पार्लियामेंट है वो ऑथोराइज है पर्सन्स के को प्रोटेक्ट करने के लिए जब वो यूनियन या स्टेट की सर्विस में हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन बाय देम। कोई भी अगर उन्होंने एक्शन लिया है मार्शियल लॉ के टाइम पे, मेंटेन करने के टाइम पे या रीस्टोर ऑर्डर करने के टाइम पे, तो ये स्ट्रेंथन करते हैं यूनियन गवर्नमेंट की पावर को। और कभी कभी इस वजह से यहाँ पे कुछ टेंशंस भी देखने को मिलती हैं लोगों के बीच में और आर्म्ड फोर्सेस के बीच में। अब इस तरीके का जैसा कि कुछ फेडरल सिस्टम था इंडिया का या है, मतलब अभी जो हमने पढ़ा, तो उसमें कुछ कन्फ्लिक्ट्स भी हैं। तो कन्फ्लिक्ट्स इन इंडियाज फेडरल सिस्टम हम देखेंगे। प्रीवियस सेक्शन में हमने ये देखा, अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा, कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग पावर है इन दी सेंटर, ये दिया गया है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है सेपरेट आइडेंटिटी रीजन्स की, और फिर भी ज़्यादा पावर किसे देता है, सेंटर को। एक बार जो प्रिंसिपल है आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो ये क्वाइट नेचुरल है कि जो स्टेट हैं वो ग्रेटर रोल एक्सपेक्ट करेंगे और जो पावर्स हैं गवर्नेंस ऑफ द स्टेट और द कंट्री में एज अ होल, ये वेरियस डिमांड्स लेके आता है स्टेट से। और टाइम टू टाइम स्टेट डिमांड करते हैं कि उन्हें पावर ज़्यादा दी जाए और ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाए। मतलब कि आइडेंटिटी तो मिल गई स्टेट को, ये एक्सेप्ट हो गई, क्वाइट नेचुरल है कि स्टेट एक्सपेक्ट करेंगे ग्रेटर रोल या पावर गवर्नेंस ऑफ द स्टेट और कंट्री एज अ होल में, और इस वजह से कभी कभी स्टेट्स क्या हैं, कुछ ज़्यादा डिमांड इस तरीके से करने लगते हैं और ये कन्फ्लिक्ट लेके आता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। वाइल जो लीगल डिस्प्यूट है दोनों के बीच में, इसे जुडिशियरी रिजॉल्व करेगी, लेकिन ऑटोनॉमी के बारे में अगर डिमांड कर रहे हैं तो ये पॉलिटिकल नेचर की है और इन्हें नेगोशिएशंस से रिजॉल्व किया जाता है, ना कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी के थ्रू। अब हम आते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा फ्रेमवर्क या स्केलेटन है, इसका फ्लैश और ब्लड कौन प्रोवाइड करता है, एक्चुअल प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, तो फेडरलिज्म इन इंडिया में लार्ज एक्सटेंट इन्फ्लुएंस्ड है, हैज एक्सटेंट बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंजिंग नेचर ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। तो जैसे जैसे चेंजिंग नेचर होता है पॉलिटिकल प्रोसेस का, वैसे वैसे फेडरल नेचर भी चेंज होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ढांचा है, ठीक है, एक हड्डी का ढांचा कहते हैं ना, स्केलेटन, वो है, लेकिन इसमें जो जान आ रही है, फ्लैश आ रहा है, ब्लड आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, एक्चुअल प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स से। तो इसलिए कह रहे हैं कि जैसे जैसे पॉलिटिकल प्रोसेस चेंज होगी, नेचर चेंज होगा, वैसे ही वैसे फेडरलिज्म इन इंडिया भी इससे इन्फ्लुएंस होता जाएगा। 1950 और 1960 की बात करें अगर हम, तो जो फाउंडेशन था हमारे फेडरलिज्म का वो कौन लेके आए थे, तो वो लेके आए थे जवाहरलाल नेहरू जी। ये पीरियड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस था, सेंटर पे भी और स्टेट पे भी। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, इस इशू के अलावा जो रिलेशंस हैं सेंटर और स्टेट के, ये क्वाइट नॉर्मल रहे इस टाइम पे, इस पीरियड में, क्योंकि अब कांग्रेस सेंट्रल में भी है, स्टेट में भी सब जगह सेंट्रल है, स्टेट में भी सब जगह कांग्रेस है। तो ऐसे समझो कि जब सब जगह अपने ही बंदे हैं तो फिर लड़ाई किस बात की, यहाँ भी कांग्रेस, ठीक है, और यहाँ भी कांग्रेस, तो वही ये कह रहे हैं, तो फिर लड़ाई झगड़े की तो कोई बात थी ही नहीं। एक लड़ाई थी, ये थी एक्सेप्ट इशू जो न्यू फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स का इशू था, इसके अलावा जो सेंटर और स्टेट के बीच में थे रिलेशंस वो क्वाइट नॉर्मल थे, क्योंकि सेंटर में भी कांग्रेस थी और स्टेट में भी कांग्रेस थी। फिर स्टेट्स होपफुल थे कि वो क्या करेंगे, दे वुड बी मेकिंग प्रोग्रेस विद द हेल्प ऑफ ग्रांट्स एंड एड फ्रॉम द सेंटर। मतलब कि सेंटर से जो इन्हें पैसा मिलेगा, हेल्प मिलेगी, उससे ये क्या करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। एक कंसिडरेबल ऑप्टिमिज्म भी था पॉलिसीज ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके, जो कि डिज़ाइन कहाँ से हुआ था, डिज़ाइन बाय दी सेंटर। मिडिल में आते हैं हम 1960s में, जो कांग्रेस का डोमिनेशन होता है वो डिक्लाइंड हो जाता है समवॉट, और लार्ज नंबर ऑफ स्टेट में अपोजिशन पार्टीज आ जाती हैं, केम टू पावर।
इसकी वजह से ग्रेटर पावर्स और ग्रेटर ऑटोनॉमस स्टेट्स का डिमांड इंक्रीज होती है। मतलब अब क्वेश्चन अगर आ जाता है कि ऑटोनॉमस डिमांड कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, तो कुछ ऐसे आप लोगों को बताना है। इनफैक्ट ये डिमांड जो थी ये डायरेक्ट फॉल आउट ऑफ द फैक्ट थी कि डिफरेंट पार्टीज वर रूलिंग एट द सेंटर इन मैनी स्टेट्स, क्योंकि बहुत सेंटर डिफरेंट पार्टीज रूल कर रही थी सेंटर पे बहुत सी स्टेट्स में, ठीक है। इनफैक्ट दीज डिमांड्स वर अ डायरेक्ट फॉल आउट ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट पार्टीज वर रूलिंग एट द सेंटर एंड इन मैनी स्टेट्स। फाइनली 1990 से कांग्रेस डोमिनेंस लार्जली कम हो गया और हम एक एरा ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स में आते हैं, स्पेशली सेंटर पे। स्टेट्स में भी डिफरेंट पार्टीज हैं बट नेशनल और बोथ नेशनल में भी और रीजनल में भी, और हैव कम टू पावर। ये रिजल्ट होता, क्या रिजल्ट आता है इसका? इन अ ग्रेटर से फॉर द स्टेट्स अ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड द बिगनिंग ऑफ अ मोर मैच्योर फेडरलिज्म। दस ये सेकेंड फेज जो था दैट द इशू ऑफ ऑटोनॉमी क्या हो जाती है, बिकेम वेरी पोटेंट या फिर पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ऑटोनॉमस या ऑटोनॉमी की डिमांड की अगर हम बात करें तो डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी बहुत से स्टेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज टाइम टू टाइम डिमांड करती हैं कि जो स्टेट हो उनका क्या हो, मोर ऑटोनॉमी हो, और क्या, जैसे कि दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट डिमांडेड दैट स्टेट्स शुड हैव मोर ऑटोनॉमी। तो ऑटोनॉमी का मतलब है डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट पार्टीज। और हाउएवर ऑटोनॉमी क्या रेफर करती है, समटाइम्स ये जो डिमांड्स हैं ये एक्सपेक्ट करती हैं कि जो डिवीज़न ऑफ पावर है ये चेंज किया जाए, स्टेट्स के फेवर में आए और ज़्यादा से ज़्यादा पावर और इम्पॉर्टेंट पावर किसे असाइन की जाए, स्टेट्स को। बहुत से स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु, पंजाब, वेस्ट बंगाल, और बहुत सारी पार्टीज़ भी हैं जैसे कि DMK, अकाली दल, CPIM। इन्होंने डिमांड की है ऑटोनॉमी की फ्रॉम टाइम टू टाइम कि आप हमें ज़्यादा पावर दे दीजिए। अनदर डिमांड ये रही है कि जो स्टेट हैं उनका इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो और ग्रेटर कंट्रोल हो जाए किस पे, ओवर द रिसोर्सेज पे। इसे कहा गया फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, तो आपको यही लिखना है, ये फर्स्ट वाला पॉइंट। उसके बाद 1977 में जो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट थी वेस्ट बंगाल में, ये क्या करती है, ब्रॉट आउट अ डॉक्यूमेंट जिसमें ये डिमांड कर रहे हैं रिस्ट्रक्चरिंग हो सेंटर स्टेट रिलेशंस की इंडिया में, इन इंडिया। ऑटोनॉमी डिमांड्स में तमिलनाडु, पंजाब भी है, और एक इम्प्लिसिट सपोर्ट है आइडिया ऑफ ग्रेटर फाइनेंशियल पावर्स का। थर्ड एस्पेक्ट है ऑटोनॉमी का, वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से रिलेटेड है ऑफ द स्टेट्स। स्टेट क्या करते हैं, रिसेंट द कंट्रोल ऑफ द सेंटर ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पे किसका पावर है, सेंट्रल का ही है। फोर्थली ऑटोनॉमी डिमांड्स रिलेटेड टू कल्चरल और लिंग्विस्टिक इश्यूज पर भी हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो डोमिनेशन ऑफ हिंदी का भी अपोजिशन किया जाता है तमिलनाडु में, ठीक है, कि हिंदी का डोमिनेशन है, आप मेन हिंदी पे ही बात ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये तमिलनाडु में ये अपोजिशन है इस चीज़ का। या फिर पंजाबी लैंग्वेज को एडवांस कर दीजिए, एडवांसिंग डिमांड है, और डिमांड फॉर एडवांसिंग द पंजाबी लैंग्वेज। और कल्चर जो है, कल्चर आर इंस्टेंसेज ऑफ दिस। कुछ स्टेट्स ऐसा भी देखते हैं कि हिंदी का डोमिनेशन है स्पीकिंग एरियाज ओवर दी अदर्स। इनफैक्ट डिकेड ऑफ 1960s में कुछ एजिटेशंस भी हुए कुछ स्टेट्स में अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। तो क्लियर हुआ कि कुछ इस तरीके से हमें ये पॉइंट्स लिखने हैं अगर डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी किस तरीके से हैं तो फिर, ठीक है। अब रोल ऑफ गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट्स रूल, कुछ अच्छी सी यहाँ पे आप इमेज भी देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो गवर्नर्स का रोल है यह हमेशा कंट्रोवर्शियल इशू रहा है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, क्योंकि गवर्नर क्या है, इलेक्टेड ऑफिस होल्डर नहीं है। द गवर्नर इज नॉट एन इलेक्टेड ऑफिस होल्डर। वहीं अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे हमने पिक्चर देखी, तो बहुत से गवर्नर्स जो हैं वो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स या सिविल सर्वेंट्स या पॉलिटिशियंस भी रहे हैं, मतलब इनका कोई वोट नहीं हो रहा है। इसके अलावा गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और
एंड देयरफॉर जो एक्शंस होंगे गवर्नर के, उन्हें कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरफियरेंस से हो रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में। ठीक है, तो ये एक इस तरीके से सेंटर, स्टेट और इन सभी के डिवीजन ऑफ पावर्स की लिस्ट है। ये भी आप लोग देख लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरीके का कुछ आप लोग नोट्स बना सकते हैं। अब देखिए, उसके बाद अगर हम बात करें कि जब दो पार्टीज पावर में हैं, सेंटर में और स्टेट में, दो डिफरेंट पार्टी, मतलब दो पार्टी सेंटर पे नहीं है, मान लो यहाँ पे एक पार्टी है, ये सेंटर है और ये स्टेट है, तो ये जो पार्टी है यहाँ पे ये डिफरेंट है। ठीक है, तो जो गवर्नर का रोल होगा ना वो और कंट्रोवर्शियल हो जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नर जो स्टेट में पहुंचा रहे हैं, ऐसे समझो कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, और ये स्टेट गवर्नमेंट है। अब यहाँ पे जो गवर्नर आए हैं वो कैसे आए हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे तो दूसरी पार्टी है, यहाँ पे दूसरी पार्टी है स्टेट में, तो अब गवर्नर किसके फेवर में या इंटरफियरेंस से काम करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो इस तरीके से ये और कंट्रोवर्शियल हो जाता है। अब बात करते हैं कमीशन की। तो ये कमीशन था जो कि अपॉइंट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1983 में, और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1988 में। क्यों किया गया था? एग्जामिन करने के लिए इश्यूज रिलेटिंग टू सेंटर स्टेट रिलेशंस, और ये रिकमेंड करते हैं कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट जो है वो स्ट्रिक्टली नॉन पार्टीसन हो। पावर और रोल जो है गवर्नर का क्या हो जाता है फिर? बिकम कंट्रोवर्शियल फॉर वन मोर रीजन। वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल आर्टिकल्स में से जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 356, ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रेसिडेंट रूल इन एनी स्टेट। मतलब आर्टिकल 356 से राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में लगाया जा सकता है। ठीक है, ये प्रोविजन क्या था? अप्लाइड था। दिस प्रोविजन इज टू बी अप्लाइड। कब अप्लाइड किया जाता है ये प्रोविजन को? जब ऐसी सिचुएशन आ जाए स्टेट में जो कि किसके अकॉर्डेंस में नहीं चल रही है? प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर स्टेट गवर्नमेंट टेक ओवर कौन कर लेता है? यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन रेटिफाइड होना जरूरी है। किसके थ्रू? हैज टू बी रेटिफाइड बाय पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड हो सकता है कब तक? 3 इयर्स तक, 3 साल तक। गवर्नर के पास पावर है डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के लिए और सस्पेंशन या डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट के लिए। ये खुद से नहीं करेंगे, रिकमेंड करने का। ठीक है, द गवर्नर हैज द पावर टू रिकमेंड डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, द डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड सस्पेंशन और डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली। और इसकी वजह से क्या होता है? दिस हैज लेड टू मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स। कुछ केसेस में स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? वर डिसमिस्ड की गई इवन व्हेन दे हैड अ मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर। आपकी लेजिस्लेचर में भले कितनी भी मेजॉरिटी हो, लेकिन डिसमिस्ड हुए, जैसे कि केरला में 1959 में, और विदाउट टेस्टिंग देयर मेजॉरिटी एज हैपेंड इन सेवरल अदर स्टेट्स आफ्टर 1967। कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट तक आए और कोर्ट ने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी रूल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द डिसीजन टू इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी एग्जामिन्ड बाय द जुडिशियरी। ठीक है, आर्टिकल 356 बहुत स्पेयरिंगली यूज हुआ 1967 तक, और उसके बाद स्टेट के पास नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट रही है और कांग्रेस सेंटर पे रही है इन दी पावर। सेंटर ऑफन यूज करता है इस प्रोविजन को डिसमिस करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को, या फिर यूज करता है ऑफिस ऑफ द गवर्नर, और हैज यूज्ड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर टू प्रिवेंट द मेजॉरिटी पार्टी और कोलिशन फ्रॉम एज्यूमिंग ऑफिस। मतलब कि द सेंटर हैज ऑफन यूज दिस प्रोविजन। ठीक है, फॉर इंस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिमूव किया इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कब? इन द डिकेड्स ऑफ 1980s। अब एक चीज हम पढ़ रहे थे, डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स। तो जो न्यू स्टेट्स की डिमांड है, ये भी अदर डायमेंशन ऑफ टेंशन है फेडरल सिस्टम में, जो कि एक डिमांड है टू क्रिएट आ न्यू स्टेट। आए दिन हम न्यूज़ में देखते रहते हैं कि एक न्यू स्टेट क्रिएट करना है। ठीक है ना, बहुत सारी ऐसे मतलब डिमांड्स आती रहती हैं। तो जो नेशनल मूवमेंट है, ये सिर्फ पैन इंडियन नेशनल यूनिटी ही नहीं क्रिएट करता है। द नेशनल मूवमेंट नॉट ओनली क्रिएटेड पैन इंडियन नेशनल यूनिटी, इट ऑल्सो जनरेटेड डिस्टिंक्ट यूनिटी अराउंड आ कॉमन लैंग्वेज भी है, रीजन भी है, कल्चर भी है। तो इस तरीके से ये भी चीज़ें हम देखते हैं इसमें। हमारा नेशनल मूवमेंट जो था
ये मूवमेंट था किस चीज़ के लिए? डेमोक्रेसी के लिए, कि पीपल्स पार्टिसिपेशन हो विद अकाउंटेबिलिटी, मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी। देयरफॉर इन द कोर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट इटसेल्फ ये डिसाइड किया कि एज फार एज पॉसिबल स्टेट को क्रिएट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। ये अल्टीमेटली क्या होता है? लेड टू द डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। दिसंबर 1953 में स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप होता है और ये रिकमेंड करते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स का क्रिएशन एटलीस्ट फॉर द मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, मतलब कि जहाँ पे मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज मतलब मेन लैंग्वेज है, तो फिर वहाँ पे एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए। तो क्लियर हुआ? जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड हुई इंडिपेंडेंस के बाद, उस बेसिस पे दिसंबर 1953 में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया और इसने क्या रिकमेंड किया कि लिंग्विस्टिक स्टेट का क्रिएशन हो जहां पे मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं। 1956 में रिऑर्गेनाइजेशन होता है कुछ स्टेट्स का और फिर यहाँ से बिगनिंग होती है लिंग्विस्टिक स्टेट्स की क्रिएशन की, और प्रोसेस अभी भी कंटिन्यूड है या इट्स प्रोसेस इज स्टिल कंटिन्यूइंग। अब गुजरात और महाराष्ट्र कब क्रिएट किए गए? 1960 में, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो पंजाब और हरियाणा भी सेपरेट हुए कब? 1966 में। फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रिऑर्गेनाइज्ड हुआ और न्यू स्टेट्स बने लाइक मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश वर क्रिएटेड। तो इस तरीके से क्रिएशन किया गया। 2000 में कुछ लार्जर स्टेट्स को डिवाइड किया गया डिमांड को मीट करने के लिए, और सेपरेट स्टेट किस चीज़ के लिए? एज वेल एज टू मीट द नीड फॉर ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। मतलब यहाँ पे लार्जर स्टेट हैं तो इसलिए डिमांड कर दिया गया सेपरेट स्टेट के लिए। तो डिमांड फर्दर डिवाइडेड बोथ टू मीट द डिमांड्स फॉर अ सेपरेट स्टेट भी थी, कि सेपरेट स्टेट्स की डिमांड भी थी, एज वेल एज टू मीट द नीड फॉर ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। दस मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को डिवाइड किया गया टू क्रिएट थ्री न्यू डिफरेंट स्टेट्स, या टू क्रिएट क्या? 3 न्यू स्टेट्स, ठीक है। अब ये कौन से रहे? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड रिस्पेक्टिवली। ऐसे समझो कि यहीं पे हम पहले तो ये स्टेट्स के नेम लिख लेते हैं। कौन से हैं? मध्य प्रदेश, ठीक है, आप लोग भी लिख लीजिए इसको ऐसे, उत्तर प्रदेश, और एक और हमने कौन सा देखा? बिहार, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स जो थे डिवाइड किए गए न्यू स्टेट्स बनाने के लिए टू क्रिएट 3 न्यू स्टेट्स। कौन से थे? तो मध्य प्रदेश से अलग करके क्या बनाया गया? छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए पूरा लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश से फिर क्या बनाया गया? उत्तराखंड, और बिहार से क्या बनाया गया? झारखंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। क्लियर हुआ? ये जो रीजन्स थे, सम रीजन्स जैसे कि जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे हैं, ग्रुप्स हैं, ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं सेपरेट स्टेटहुड के लिए। जैसे कि अगर हम देखें तो विदर्भ इन महाराष्ट्र। अब इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट्स पे आ जाते हैं। कौन से हैं? देखिए, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऑटोनॉमी पे तो कहीं ना कहीं लड़ाई हो ही रही है, कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, बट इसी के साथ शेयर इन रेवेन्यू सोर्सेज है, ये भी इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट्स हैं। यहाँ पे कुछ देयर हैव बीन मैनी इंस्टेंसेस ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 स्टेट्स, मतलब अब 2 राज्यों के बीच में भी यहाँ पे लड़ाई है। अभी तक हम देख रहे थे कि सेंटर और स्टेट, मतलब कि सेंटर वर्सेस स्टेट्स हो रहा था, या फिर स्टेट भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या हो गया? कुछ स्टेट्स के बीच में भी डिस्प्यूट्स होते हैं और अमंग मोर देन 2 स्टेट्स, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों में भी कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं, कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। ये तो मतलब सत्य है एक तरीके से कि जो जुडिशरी है ये आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म की तरह क्या करती है? एक्ट करती है डिस्प्यूट्स ऑफ लीगल नेचर पे, बट ये डिस्प्यूट्स रियली कैसे हैं? नॉट जस्ट लीगल, इसमें पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी होता है।
तो फिर देयरफॉर दे कैन बेस्ट बी रिजॉल्व ओनली थ्रू निगोशिएशंस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि अगर कुछ लीगल नेचर एक्चुअल में हो तो जुडिशरी के थ्रू आप इसे रिजॉल्व करा सकते हो डिस्प्यूट्स को, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ज़्यादा हैं, इसलिए ये कहते हैं कि जो डिस्प्यूट्स हैं इन्हें हम नेगोशिएशन से और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा बेहतर तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए घर में दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाए, अब आप पहुंच गए कहाँ, कोर्ट तक, ये हमें तो न्याय चाहिए ऐसा वैसा, ठीक है, वो तो लीगल तरीके से हो गया, बट अगर आपको साथ में सही में रहना है, अच्छे से रहना है, तो आपकी ही नेगोशिएशंस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिजॉल्व हो सकते हैं डिस्प्यूट, क्योंकि जुडिशरी जो है, जो कोर्ट है, अगर नॉर्मल सेंस में समझो वो तो लीगल वे में आपको डिसीजन दे देंगे, बट बेहतर तरीके से कब अच्छी चीज़ें हो पाएंगी, नेगोशिएशंस से और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। तो यहाँ पे यही उन्होंने कहा है कि दैट इज़ फ्रॉम नेगोशिएशंस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब अगर इधर हम आ जाएं स्टेट्स पे, तो ब्रॉडली 2 टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स रिकरिंग हैं, जैसे कि वन इज़ दी बॉर्डर डिस्प्यूट। ठीक है, ये जैसे कि मान लो ये स्टेट की एक ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स एक्चुअल में रिकरिंग है। स्टेट में कुछ क्लेम्स भी हैं टेरिटरीज पे, जो कि कहाँ पे हैं, बिलोंगिंग टू नेबरिंग स्टेट्स। दो लैंग्वेज बेसिस है बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स को डिफाइन करने का, डिफाइनिंग। ऑफन बॉर्डर एरियाज भी क्या होते हैं, वुड हैव पॉपुलेशंस स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज, और बॉर्डर एरियाज पे देखा जाता है कि जो पॉपुलेशंस हैं वो एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोल रही हैं, मतलब कि अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये इजी नहीं है इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी के बेसिस पे। वन ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स, बहुत टाइम तक जो एक बॉर्डर डिस्प्यूट चला है वो चला है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में ओवर द सिटी ऑफ बेलगाम। फिर मणिपुर और नागालैंड में भी लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट है। जो कार्विंग आउट ऑफ हरियाणा फ्रॉम अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ पंजाब, ये जैसे कि पंजाब से हरियाणा को अलग किया, तो ये भी कहीं ना कहीं तक डिस्प्यूट था दोनों स्टेट के बीच में, सिर्फ बॉर्डर एरियाज पर भी नहीं बट ओवर द कैपिटल सिटी ऑफ चंडीगढ़ पर भी। ये सिटी आज की डेट में, दिस सिटी टुडे हाउसेज द कैपिटल ऑफ बोथ द स्टेट्स, दोनों स्टेट का कैपिटल है ये। 1985 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी पहुंचते हैं विद अंडरस्टैंडिंग विद द लीडरशिप ऑफ पंजाब, और इस अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग चंडीगढ़ को हैंड ओवर किया जाता है पंजाब को, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, ये सिर्फ अकॉर्डिंग टू दिस अंडरस्टैंडिंग ही था। वाइल जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेंटीमेंट होते हैं। डिस्प्यूट्स ओवर दी शेयरिंग रिवर्स की अगर हम बात करें तो ये भी सीरियस नेचर का है, क्योंकि ये रिलेटेड है ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड, प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड एग्रीकल्चर इन दी कंसर्न स्टेट से। आपने कावेरी वाटर डिस्प्यूट सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है, सुना होगा, पक्के में सुना होगा, नहीं सुना है तो एक बार आज देख लीजिएगा कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट क्या है। ठीक है, अभी यहाँ पे समझ लो, नॉर्मल जो हम समझने वाले हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है ये, तो दिस इज अ मेजर इशू बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। दोनों ही स्टेट के फार्मर्स जो हैं ये किस पे डिपेंडेंट हैं, कावेरी के पानी पर, कावेरी रिवर पर, कावेरी वाटर पर। ठीक है, और ये जो वाटर ट्रिब्यूनल है भी है यहाँ पे वाटर डिस्प्यूट सेटल करने के लिए, और ये डिस्प्यूट कहाँ पहुँच गया है, रीच द सुप्रीम कोर्ट। दो देयर इज अ रिवर वाटर ट्रिब्यूनल है टू सेटल वाटर डिस्प्यूट्स, बट दिस डिस्प्यूट हैज रीच द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्लियर हुआ। अनदर सिमिलर डिस्प्यूट देख लो, आ जाओ गुजरात में, आ जाओ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, यहाँ पे भी नर्मदा रिवर के शेयरिंग पे डिस्प्यूट्स हैं। तो रिवर क्या है, मेजर रिसोर्स है, और देयरफॉर इन पे डिस्प्यूट्स होना ओवर रिवर्स वाटर्स, ये पेशेंस और कोऑपरेटिव स्पिरिट को टेस्ट करता है ऑफ दी स्टेट्स के। अब कुछ स्पेशल प्रोविजंस पे आते हैं, देख लेते हैं क्या है। तो जो मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर है फेडरल अरेंजमेंट का इंडिया में जो क्रिएट किया गया है, कि अभी भी बहुत से स्टेट्स को कैसा मिलता है, डिफरेंट या डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोवाइड मिलता है। क्लियर हुआ। तो ये जो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से स्पेशल प्रोविजन है, देखो हमने लेजिस्लेचर में देखा था कि जो साइज और पॉपुलेशन है हर एक स्टेट की वो डिफरेंट है। ठीक है, देखा था, पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा है तो देख लो जाके जल्दी से। एन असिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज प्रोवाइडेड इन द राज्यसभा, और एक तरीके से एन असिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड की जाती है राज्यसभा में। मिनिमम रिप्रेजेंटेशन
जिसमें स्मॉलर स्टेट्स को मिलती है, और ये अरेंजमेंट ये भी इंश्योर करता है कि लार्जर स्टेट को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। ऑब्वियस है ना कि मान लीजिए अगर कि हम किसी भी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो जहाँ ज़्यादा लोग होंगे उनकी डिमांड, उनके लिए क्वांटिटी तो ज़्यादा चाहिए ना, और जहाँ कम है तो ज़्यादा देने का कोई मतलब है नहीं क्वांटिटी। तो यही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो छोटे राज्य हैं तो छोटे हैं, तो इस वजह से उन्हें रिप्रेजेंटेशन कम मिला हुआ है। लार्जर स्टेट्स हैं तो लार्जर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या रिप्रेजेंटेशन है, लार्जर रिप्रेजेंटेशन है। तो डिवीजन ऑफ पावर के केस में भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है डिवीजन ऑफ पावर, जो कि कॉमन है सारे ही स्टेट्स के लिए, टू ऑल दी स्टेट्स। फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सम स्पेशल प्रोविजंस हैं फॉर सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स के लिए जो उन्हें पेक्यूलियर सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस के कारण दिए गए हैं या प्रोवाइड किए गए हैं। बहुत से स्पेशल प्रोविजंस पर्टेन है कहाँ पे, टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एक्सेट्रा, क्योंकि उनकी साइज जो है साइजेबल इंडिजीनियस ट्राइबल पॉपुलेशन है विद अ डिस्टिंक्ट हिस्ट्री एंड कल्चर। हाउएवर ये जो प्रोविजंस हैं ये अभी भी एबल नहीं है इस अलाइनेशन को स्टेम करने के लिए और इंसर्जेंसी इन पार्ट्स ऑफ द रीजन। स्पेशल प्रोविजंस हैं हिली स्टेट्स के लिए, जैसे हिमाचल प्रदेश है, कुछ अदर स्टेट्स हैं एंड सम अदर स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम एंड तेलंगाना। अब आ जाते हैं हम जम्मू कश्मीर पे, ठीक है। तो जो अदर स्टेट है जिसका स्पेशल स्टेटस था वो था जम्मू कश्मीर, आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग, जो कि अभी अब हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर वन ऑफ द लार्ज प्रिंसली स्टेट्स था और विच हैड द ऑप्शन, इनके पास ऑप्शन था कि या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लें या पाकिस्तान को, या फिर क्या करें इंडिपेंडेंट रहें और रिमेनिंग इंडिपेंडेंट। हाउएवर इमीडिएटली इंडिपेंडेंस के बाद अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान क्या करता है, ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स भेजता है अपनी साइड से टू कैप्चर कश्मीर, बट दिस फोर्स्ड, ये फोर्स करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे महाराजा हरी सिंह को कि दिस फोर्स्ड दी। अब यहाँ पे जैसे ही ये कैप्चर करने के लिए आए तो महाराजा हरी सिंह क्या करते हैं, इंडियन हेल्प के लिए बोलते हैं, पूछते हैं, और फिर क्या होता है, एंड एसीडेड टू द इंडियन यूनियन, और फिर ये यहाँ पे आ जाते हैं इंडियन यूनियन की तरफ। बहुत सी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं जो वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में हैं, उन्होंने ज्वाइन किया पाकिस्तान को, बट जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्शन था, बिल्कुल वहाँ पे नहीं गया। इन सर्कमस्टेंसेज में ये ऑटोनॉमी देता है कॉन्स्टिट्यूशन को, आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग। जो कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट है ये यहाँ पे बोल रहे हैं वॉज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एनी लॉ इन मैटर्स मेंशन इन द यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट, डिफरेंट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ अदर स्टेट्स था ये। अदर स्टेट्स के केस में पावर का डिवीजन 3 लिस्ट के थ्रू ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता था, बट जम्मू कश्मीर के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही लिमिटेड पावर्स थी और अदर पावर्स लिस्टेड थी यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में, जो कि could be used only with the consent of the state government। स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट से ही यहाँ पे एक तरीके से अप्लाई की जाएगी, यूज़ करी जाएगी, और ये ग्रेटर ऑटोनॉमी देता था स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके आगे हमने देखा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है जो अलाउ करता है प्रेसिडेंट को विद द कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करने के लिए यूनियन लिस्ट के पार्ट्स, दैट कौन से ऐसे पार्ट्स होंगे, विच पार्ट्स ऑफ द यूनियन लिस्ट शुड अप्लाई टू द स्टेट। प्रेसिडेंट को इशू रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स हैड इशूड, मतलब यहाँ पे एक तरीके से प्रेसिडेंट ने यहाँ पे इशू किया है, द प्रेसिडेंट हैड इशूड 2 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स। यहाँ पे प्रेसिडेंट ने 2 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स इशू किए in concurrence with the government of Jammu and Kashmir, large part of the constitution, making large part of the constitution applicable to the state, और इसी के रिजल्ट के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर के पास एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लैग था, अभी नहीं है। The parliament's power to make laws on subjects in the union list was fully accepted. Then remaining difference between the other state और जम्मू एंड कश्मीर क्या था कि that no emergency due to internal disturbances could be declared in Jammu Kashmir without the concurrence of the state। मतलब कि जम्मू कश्मीर में अगर आपको इमरजेंसी लगानी है तो वो कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट के बिना नहीं लगा सकते हैं। यूनियन गवर्नमेंट कुड नॉट इम्पोज, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट इम्पोज नहीं कर सकती फाइनल इमरजेंसी को स्टेट में, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होते थे जम्मू कश्मीर में। ठीक है,
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू क्या कर सकते थे, अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 कुड अप्लाई इन कॉन्फ्रेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इन्हीं के कॉन्फ्रेंस में ये 368 अमेंडमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुड अप्लाई इन कॉन्फ्रेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज अंडर आर्टिकल 368। और आज के टाइम की अगर हम बात करें तो जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है अब एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बट फिर भी हमें देखना था कि एक्चुअल में जब था आर्टिकल 370 तब क्या होता था, इसलिए हमने समझ लिया। बाय द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2019 में। ये स्टेट बाइफरकेट किए गए 2 यूनियन टेरिटरीज में, जिसका नाम रखा गया जम्मू एंड कश्मीर और दूसरे का लद्दाख। और ये जो न्यू अरेंजमेंट है ये कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये डेट ज़रूर आप लोग याद कर लीजिएगा। ये इस तरीके का कुछ मैप है, 31 अक्टूबर 2019। ये बहुत बहुत खुशी की बात है आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी और भारत के लिए भी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। चैप्टर में हमने हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ी है। अभी भी अगर कोई डाउट रह गया है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपको जो भी पढ़ाया आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा ऐसा मैं आशा करती हूँ, या आई होप आप सभी को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा और आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरीके के आगे के आपके जो फर्दर चैप्टर्स हैं वो भी हम लेके आएंगे और हम हर एक चैप्टर को एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं। और यही सारी चीज़ों के साथ और ये चैप्टर की एंडिंग के साथ आज का हमारा सेशन भी ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, चैप्टर समझ में आया है, तो आप सभी बच्चे हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।